हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल एजुकेशन विद गौरव में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर जो है आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर उत्तराखंड एलटी पैडागोजी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली जो इंटेलिजेंस वाला टॉपिक है उससे रिलेटेड टेस्ट को डिस्कस करेंगे, एमसीक्यू। तो हमने ऑलरेडी सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए इसी तरीके से। और 25 को आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, तो आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी को कीजिए, ठीक है। और इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान मत दीजिए। जो इधर उधर से लोग कह रहे हैं कि कोई कह रहा है एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, ये वो, इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए। अपनी पढ़ाई को अच्छे से करिए आप लोग, ठीक है। जो पढ़ने वाले होते हैं वो इस तरीके से इधर उधर की अफवाहों पर ध्यान नहीं देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। और नोट्स के लिए मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें, जहाँ पर आपको पेड नोट्स पैडागोजी के लिए प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे। सबसे पहले हम देखेंगे पहला ही क्वेश्चन हमारे पास क्या है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। तो इनमें से किस चीज़ से वह प्रभावित है, हमको ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है, गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है, और पियाजी के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। ओके, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो दोस्तों राइट आंसर होगा वो होगा आपका गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए। तो अलग अलग प्रकार की बुद्धि होगी, तो अलग अलग प्रकार से बच्चों का सोचने का तरीका होगा और उनमें विविधता पाई जाएगी। इस वजह से हम वैविध्यपूर्ण कार्यों को उनके मतलब अलग अलग प्रकार की जो टीचिंग शैलियाँ हैं उनकी प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है आपके पास तार्किक बुद्धि, तार्किक गणितीय बुद्धि से संबंधित है। तो यह है द्विकारक सिद्धांत से, समूह कारक से, पदानुक्रमिक सिद्धांत से, या बहुबुद्धि सिद्धांत से। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, बहुबुद्धि सिद्धांत, जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया। उन्होंने उसमें अलग अलग प्रकार की बुद्धि जैसे बताई है, भाषाई बुद्धि हो गया और संगीत बुद्धि, अलग अलग प्रकार की बुद्धि उन्होंने बताई है ना। तो उसी में उन्होंने एक तार्किक बुद्धि भी बताई है, जिसमें इस प्रकार की बुद्धि ज़्यादा होती है। तो वो लोग अक्सर बैंकर या अकाउंटेंट या इस प्रकार के जो इंजीनियर वगैरह ये चीज़ें बन जाते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट, 16 वर्षीय बच्चा जिसकी बुद्धि लब्धि परीक्षांक में 75 अंक प्राप्त किया, उसकी मानसिक आयु होगी। तो जो ये फॉर्मूला है ये मैंने बता रखा है आपको कि जो आईक्यू का फॉर्मूला क्या होता है, आईक्यू इक्वल टू होता है आपका मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज इंटू 100। तो इस फॉर्मूले में जब हम इसको 75 को रखेंगे यहाँ पर और इसको रखेंगे यहाँ पर, तो उसका इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 100 से डिवाइड कर लेंगे। तो 75 को 16 से मल्टीप्लाई करके 1200 होगा और 100 से डिवाइड करके 12 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। तो पूर्ण रूप से होते हैं, उच्च रूप से होते हैं, मध्यम रूप से होते हैं, या कम से कम होते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है दोस्तों वो होगा आपका कौन सा, वो ऑप्शन बी राइट आंसर है। यहाँ पर जो बुद्धि लब्धांक है वो उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। अगला देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित के निहितार्थ देता है, सिवाय विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, या बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। तो जो वो कहना चाह रहे हैं कि बहुबुद्धि जो सिद्धांत है उसका इसमें से सारे निहितार्थ हैं सिवाय एक के, तो कौन सा इसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, सॉरी डी है, बुद्धि संक्रमण प्रक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है। तो समुच्चय की उन्होंने बात नहीं की, बल्कि अलग अलग प्रकार की बुद्धियों की बात की है। 8 प्रकार की बुद्धियों की बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर बात हुई है। नेक्स्ट है, एक समान जुड़वा भाइयों में एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य जो परिवार है उसने गोद लिया है, और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। 1 वर्ष के बाद उनकी बुद्धि लब्धांक यानी कि आईक्यू के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। तो क्या हो सकता है 1 साल के बाद, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। दूसरा, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। तीसरा, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। या चौथा, सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर जो संभावना की बात हुई तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा।
क्योंकि ये सोशियो जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है इससे आईक्यू पर फर्क नहीं पड़ता है। यानी कि गरीब बच्चे का जो आईक्यू है वो भी ज़्यादा हो सकता है और अमीर का भी हो सकता है ज़्यादा हो सकता है, या गरीब के बच्चे का भी कम हो सकता है या उसका ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरीके से ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे की अंतिम अवस्था निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो अंतिम अवस्था यानी कि वो क्या बन सकता है? वाचक बन सकता है, राजनीतिक नेता, या शल्य चिकित्सक, या कवि। तो यहाँ पर शारीरिक गतिक बुद्धि की बात हुई है, यानी कि सेंसरी जो ये मोटर स्किल जो होता है, फिजिकल मोटर स्किल्स की बात हुई है। तो इसको रखने वाला जो बनेगा इसमें सबसे सुटेबल कौन सा है? सी, यानी कि शल्य चिकित्सक, सर्जन जिसको कहते हैं। ओके। नेक्स्ट, बुद्धि लब्धांक के आधार पर विभिन्न समूहों में विद्यार्थियों का वर्गीकरण उनकी स्वयं गरिमा को डैश है और उनके शैक्षणिक निष्पादन को डैश है। तो क्या करता है? बढ़ाता है या घटाता है? बढ़ाता है, घटाता है या घटाता है और प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ पर देखिए बुद्धि लब्धांक की बात तो ही है। तो बुद्धि जो लब्धांक के आधार पर अगर हम समूह में छात्रों को वर्गीकृत कर देते हैं, यानी उनको अलग अलग ग्रुप्स के अंदर बांट देते हैं, तो उस स्थिति में उनकी स्वयं गरिमा क्या होगी? घट जाएगी। क्योंकि जो ऐसे ग्रुप होंगे जिनकी लो आईक्यू वाला ग्रुप बनेगा उसकी उनकी जो है उनके अंदर कुछ हो सकता है उनके अंदर हीन भावना पैदा हो, तो वो उनकी स्वयं गरिमा को यानी कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट को घटाएगा और उनके शैक्षणिक निष्पादन में कोई खास अंतर उससे नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है। ओके। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन मौखिक बुद्धि लब्धांक, सांस्कृतिक बुद्धि लब्धांक, आपका असमूह बुद्धि लब्धांक, या व्यक्तित्व। तो जो ये रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण है दोस्तों, ये बेसिकली एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है ना, यानी जिसको नॉन वर्बल ग्रुप टेस्ट कहा जाता है। दो प्रकार के टेस्ट होते हैं, एक तो होता है वर्बल और दूसरा होता है नॉन वर्बल। तो नॉन वर्बल है तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट यानी कि मौखिक नहीं हो सकता है, और आपके पास जो असमूह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि अशाब्दिक जो बुद्धि परीक्षण जो ये परीक्षण है ये अशाब्दिक के साथ साथ एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, यानी कि ग्रुप टेस्ट है। और व्यक्तित्व परीक्षण ये नहीं है क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस टेस्ट है, तो पर्सनालिटी टेस्ट के अंदर ये नहीं आएगा। तो ऑप्शन बी ही यहाँ पर राइट आंसर बचता है। ठीक है। अगला देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्थित किया जाता है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत, जेपी गिलफोर्ड का बुद्धि रचना सिद्धांत, या एलन थर्स्टन का प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि जेपी जो गिलफोर्ड हैं उनको उनके जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें उन्होंने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की बात की थी। ओके। और उसके अलावा उन्होंने कुछ बात टर्म्स की बात की थी, जैसे संज्ञान हो गया, स्मृति हो गया, मूल्यांकन हो गया, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, इनकी बात की थी उन्होंने। और व्यापक जो चीज़ है उसकी उन्होंने कहीं भी बात नहीं की थी। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, डैश के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबंधित किया गया है। तो जो स्टर्नबर्ग हैं उन्होंने भी एक सिद्धांत दिया है, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, उनको त्रितंत्र सिद्धांत भी कहा जाता है या त्रिपाक्षीय सिद्धांत के नाम से आपने पढ़ा होगा। तो ये दोनों ही नाम उसी के हैं, और उसमें बेसिकली उन्होंने 3 चीज़ों की बात की थी। एक तो आपका घटकीय बुद्धि या विश्लेषण या अवयव की बात की थी, तो ऑप्शन फर्स्ट राइट है। और दूसरा उन्होंने बात की थी आपके अनुभविक बुद्धि की। तो अनुभविक बुद्धि यानी कि जो व्यक्ति के अंदर अनुभव से आती है, अनुभवों के साथ या पूर्व अनुभवों का प्रयोग करके आती है। तो ऑप्शन सी भी राइट हो जाएगा। और तीसरी उन्होंने बात की व्यवहारगत बुद्धि या संदर्भगत, उसको एक ही बात है। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर राइट है। तो बी यहाँ पर गलत हो जाएगा, क्योंकि सामाजिक बुद्धि की स्टर्नबर्ग ने अपने सिद्धांत के अंदर बात नहीं की थी। फिर आपके पास है हावर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत डैश पर बल देता है। तो यहाँ पर जो हावर्ड गार्डनर है क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार की बुद्धि की बात हुई है, तो यह प्रत्येक व्यक्ति की जो विलक्षण योग्यताओं के ऊपर बात करता है कि उसके अंदर कुछ न कुछ विशिष्ट योग्यताएं होती हैं। नेक्स्ट है आपके पास निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है? तो बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप में बुद्धि में विद्यमान रहती है। सेकेंड है आपके पास बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपनी रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। सी, यह व्यावहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। और डी है, यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकती है।
तो बहुबुद्धि की आलोचना है यहाँ पर ऑप्शन फर्स्ट। बहुबुद्धि केवल जो है वो प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान होती है। तो ये इसका एक क्रिटिसिज्म है कि ये, क्योंकि बहुबुद्धि सिद्धांत के अंदर उन्होंने बेसिकली केवल उन लोगों की बात की है जो कि टैलेंटेड हैं, तो इसीलिए ये इसकी आलोचना है। नेक्स्ट, जो बुद्धि सिद्धांत बुद्धि में सम्मिलित मानसिक प्रक्रियाओं जैसे कि घटक और बुद्धि द्वारा लिए जाने वाले विविध रूपों को शामिल करता है वह है। तो यहाँ पर जो बुद्धि की घटक की बात हुई है, तो जहाँ पर भी घटक की बात हुई, मैंने बताया अभी आपको कि जो आपका स्टर्नबर्ग है उन्होंने अपने सिद्धांत में घटकीय बुद्धि या विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात की थी, तो उसी के अंतर्गत आपका ये चीज़ भी आती है। और ये स्टर्नबर्ग के बुद्धिमत्ता का त्रितंत्र सिद्धांत या त्रिपाचीय सिद्धांत भी उसको कहा जाता है, वो उसके अंदर आता है। नेक्स्ट आपके पास निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि से संबंधित नहीं है। आलोचनात्मक यानी कि क्रिटिकल जो आपका दृष्टिकोण को क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये आपका बहुबुद्धि संबंधित नहीं है। तो पहला इसमें शोध आधारित नहीं है। दूसरा है विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए भिन्न भिन्न पद्धतियों की मांग करती है। सी है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। और डी है इनका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। ओके, तो हमें बताना है इसमें राइट आंसर क्या होगा। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन सी है उसमें कह रहा है प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्रायः एक ही क्षेत्र में अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। बहुबुद्धि सिद्धांत का इससे संबंध नहीं है। नेक्स्ट, बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि पहला है विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों को मापन संभव नहीं है। बी है यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। सी, यह केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। या यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि जी के अनुकूल या सुसंगत नहीं है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, क्योंकि जो अलग अलग परीक्षण है अगर उनका अभाव है उस स्थिति में हम बुद्धि का मापन नहीं कर सकते कि इसका किस क्षेत्र में जो है उसकी बुद्धि है उसको मापन करेंगे, क्योंकि उन्होंने अलग अलग प्रकार की बुद्धियों की बात की थी और उसके लिए उतने टेस्ट भी होने जरूरी हैं। अगर उसका अभाव है तो हम क्लियरली उसका मापन नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन इसमें कुछ गलती है, इसको रहने दीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निरीक्षण हावर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का समर्थन करता है। तो पहला है मनुष्य के मस्तिष्क में हुई एक क्षति किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित करती है, न कि संपूर्ण को। सेकंड है जो बुद्धि है वो विश्लेषणात्मक, सृजनात्मक और व्यवहारात्मक बुद्धियों की अंतःक्रिया है। सी है विभिन्न बुद्धियां अपने स्वरूप में पदानुक्रमात्मक है। और डी, अनुदेशन के प्रारूप का निर्माण करते समय अध्यापकों को किसी एक विशिष्ट शैक्षिक नवाचार के सिद्धांत का अनुपालन करना चाहिए। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन फर्स्ट है, यानी कि मस्तिष्क में अगर कोई एक भाग में क्षति है तो वो किसी एक विशिष्ट योग्यता को प्रभावित कर सकती है, ना कि सारी योग्यताओं को। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। तो यहाँ पर देखिए भावनाओं के प्रति जागरूकता, भावनाओं का प्रबंधन, भावनाओं की आलोचना या कक्षा सहपाठियों के साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। भावनाओं का आलोचना करना भावात्मक बुद्धि से संबद्ध नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा स्टर्नबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है। तो स्टर्नबर्ग ने एक सिद्धांत दिया था जिसको कहते हैं त्रिस्तरीय सिद्धांत या त्रिपाचीय सिद्धांत, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। तो बेसिकली उसमें उन्होंने व्यावहारिक बुद्धि की बात की थी और हाँ, व्यावहारिक बुद्धि की बात की, अनुभवात्मक बुद्धि की बात की और आपके घटकीय या विश्लेषणात्मक बुद्धि की बात की। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक रूप है, उन्होंने हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एक रूप है। तो इसमें से ऑप्शन फर्स्ट ही राइट है, क्योंकि उनके जो 3 कॉन्सेप्ट हैं, 3 भाग है, उसमें एक आपका व्यवहारात्मक बुद्धि भी थी, तो इसलिए ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। सबसे पहले जो बुद्धि परीक्षण है उसका निर्माण करा है आपका एल्फ्रेड विने ने, ठीक है ना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कौशल संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित है। तो याद करने का कौशल, गतिक प्रक्रमण, विचार करना या सहानुभूति देना।
तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सहानुभूति देना वो आपका संवेगात्मक बुद्धि यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। अगला देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत के संदर्भ में एयरफोर्स पायलट बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि की आवश्यकता है? अंतःव्यक्तिक, भाषिक, गतिक या अंतराव्यक्तिक? तो यहाँ पर जो बुद्धि जिसकी आवश्यकता है वो है गतिक बुद्धि, क्योंकि पायलट बनने की बात हुई है। नेक्स्ट, बुद्धि की स्पीयरमैन परिभाषा में कारक जी है। तो वहाँ पर देखिए स्पीयरमैन ने अपने जो सिद्धांत है उसमें मैंने बताया था जी फैक्टर और एस फैक्टर इनकी बात की थी। तो बेसिकली जो जी फैक्टर है वो आपका सामान्य फैक्टर है, जनरलाइज, जिसका मतलब है सामान्य बुद्धि, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। संवेगात्मक बुद्धि बहुबुद्धि सिद्धांत के किस क्षेत्र के साथ संबंधित हो सकती है? तो संवेगात्मक जो बुद्धि है वो किस सिद्धांत के साथ हो सकती है? ऑप्शन फर्स्ट है अंतराव्यक्तिक अंतःव्यक्तिक बुद्धि, दूसरा है प्राकृतिक बुद्धि, तीसरा है चाक्षुष स्थानिक बुद्धि। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट है, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि की बात हुई है तो बेसिकली अगर रिलेट करने की बात जहाँ पर आएगी तो वो ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही जाएगा, क्योंकि संवेगात्मक बुद्धि अंतरा और अंतराव्यक्तिक के अंदर हो सकता है, बाकी अस्तित्व परक वगैरह इन सब में भी नहीं होगा। इनमें से कौन सा त्रितंत्रीय सिद्धांत में व्यावहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? तो केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हो, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना, या पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। केवल अपने विषय में व्यावहारिक रूप से विचार करना ये त्रितंत्रीय सिद्धांत में नहीं दिया गया है। व्यावहारिक बुद्धि का मतलब ये नहीं है, ठीक है ना। व्यावहारिक बुद्धि का मतलब तो बेसिकली वही है कि आप अपने डेली जो अपने दिन प्रतिदिन के जीवन है उसमें आप आने वाली समस्याओं से किस प्रकार से निपटते हैं, और उन अपने जो लोग हैं उनसे किस प्रकार से डील करते हैं जो आपके संपर्क में आते हैं, ठीक है, और वातावरण के साथ किस प्रकार समायोजित करते हैं, ये सारी आपकी व्यवहार परक बुद्धि के अंदर आता है। अगला देखिए, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह कारक जो व्यक्ति के आत्मबोध हेतु सर्वाधिक योगदान देगा वह हो सकता है संगीतमय, आध्यात्मिक, आशा विषय, भाषा विषयक या अंतःव्यक्तिक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन कौन सा होगा? डी, अंतःव्यक्तिक जो है वो हो सकता है, ठीक है। अगला देखिए, कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा। कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में कौन सी बुद्धि थी? स्थानिक थी, शारीरिक गतिबोधक, संगीतमय या भाषाई? तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन सी, संगीतमय बुद्धि उसके अंदर थी। अगला देखिए, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बुद्धि विद्यालय में अच्छा प्रदर्शन करने की योग्यता है, बुद्धि बहुआयामी है और इसमें कई पहलू निहित हैं, बुद्धि को केवल मानकीकृत बुद्धिलब्धि परीक्षणों के आयोजन के द्वारा विश्वसनीय रूप से निर्धारित किया जा सकता है, या बुद्धि मूलभूत रूप से स्नायु तंत्र संबंधी कार्य प्रणाली है, उदाहरण के लिए प्रक्रमण की गति, संवेदी विभेद आदि। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी है, क्योंकि यहाँ पर बुद्धि के बारे में बोला गया कि सबसे सर्वाधिक कथन तो वो है बुद्धि बहुआयामी है और इसके कई पहलू हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है? यहाँ पर सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, एक अकेला और जातीय विचार है, दूसरों के अनुकरण का योग्यता है, या एक विशिष्ट योग्यता है। तो बुद्धि हमेशा क्या है? सामर्थ्यों का एक समुच्चय है, यानी कि उसका एक संगठन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक उदाहरण भाषिक बुद्धि वाले व्यक्ति को दर्शाता है? तो ध्यान देने और दूसरे से अंतर करने की योग्यता, तर्क की दीर्घ श्रृंखलाओं को संभाल सकने की योग्यता, शब्दों के अर्थ क्रम तथा भाषा के विविध प्रयोगों के प्रति संवेदनशीलता, और स्वर राग सुर के प्रति संवेदनशीलता। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो ऑप्शन फर्स्ट है, ध्यान देने और दूसरे से अंतर करने की योग्यता, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का डिस्कशन। इस वीडियो के अंदर इतना ही है और जल्दी मिलेंगे आपके बीच में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड नाइट।